हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं डे 2 ऑफ 30 डेज चैलेंज। दोस्तों, जिन लोगों ने डे 1 में ही इस चैलेंज को ज्वाइन कर लिया मेरी वेबसाइट पे, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं ये 7 क्वेश्चंस देता जा रहा हूँ, इनको कंप्लीट करते जाना, थोड़ी फास्ट करना है ना। अगर फिर भी ना हो पाए एक दिन में तो क्या करना, इसको 1.5 डेज में करने की कोशिश करना, इससे ज़्यादा डिले मत करना और आपका कोर्स 30 डेज़ में या फिर 40 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस चैलेंज को आप ज्वाइन कर लो मेरी वेबसाइट पे, ताकि आपका कोर्स 30 डेज़ 40 डेज़ में ख़त्म हो जाए, वो भी बहुत अच्छे से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इस चैलेंज से। तो दोस्तों, आज डे 2 है। डे 2 की एडवाइस है हाउ टू प्रेजेंट। दोस्तों, हमने डे 1 में देखा था कि प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम में, और हम डे 2 एडवाइस में देखेंगे कि हम कैसे एग्ज़ाम में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को वो आंसर देखने में काफ़ी अच्छा लगे। अब दोस्तों, हमें प्रेजेंट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें फूल पत्ती बना देनी है, तो हमें स्मार्ट वे से प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। उनमें से पहला पॉइंट है कि ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विद अ डायग्राम। दोस्तों, आपको हर आंसर अपना किससे स्टार्ट करना है? डायग्राम से। अगर मेरे नोट्स में मान लो अगर डायग्राम नहीं है तो या तो अपनी बुक में देखो, वहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाएगा, और अगर बुक में भी नहीं है तो गूगल पे देख लेना। लेकिन हर एक टॉपिक के लिए आपके माइंड में एक डायग्राम होना चाहिए। उस डायग्राम को ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे से बनाओ, उसमें 3D इफेक्ट लेकर आओ, आप उसकी आउटलाइन भी कर दोगे। एग्जामिनर को उसकी लेबलिंग से मतलब है कि आपने लेबलिंग में क्या लिखा है। अब डायग्राम बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है काफ़ी सारी शीट एक साथ, तो 10-15 शीट के बाद जब उसके पास एक ऐसी शीट आती है जिसमें डायग्राम है, तो उसको अलग लगता है और वो उसको फिर और उसे अच्छे मार्क्स देता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, जैसे आपने एक आंसर लिख रहे हो और आपने एक पेज भर दिया, फिर दूसरा पेज, अब तीसरा पेज। अब मान लो तीसरा पेज में आपका पेज आधा ही भरा है ना। अब कन्फ्यूजन होता है कि हम अगला आंसर अगले पेज से स्टार्ट करें या फिर इसी में 2-3 लाइन छोड़ दें और यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, ध्यान रखना कि आपका अगर एक पेज 40% भी भर गया ना, जैसे मान लो ये एक पेज है, अगर यहाँ पे आपका यहाँ तक भी भर गया ना, तो भी आप अगले पेज से ही स्टार्ट करो। ये बिल्कुल मत सोचो कि एग्जामिनर क्या सोचेगा कि यार ये तो पेज भरने के लिए अलग अलग पेज इस्तेमाल कर रहा है, या फिर इतनी सारी शीट मांगनी पड़ेगी टीचर से। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपने फ़ीस भरी है, उसकी यूनिवर्सिटी में फ़ीस मांगी जाती है ना, तो अपनी फ़ीस भरी है तो आप जितनी चाहे सप्लीमेंट्री भी ले सकते हो। बस ये नहीं कि आपने ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा सीट्स ले ली है ना। बस इस रूल को फॉलो करना कि अगर आपकी 40% भी सीट भर गई तो आपको अगला पेज इस्तेमाल करना है अगले आंसर के लिए, और अगर इससे ज़्यादा भर गई 50 to 60%, 70%, तब तो फिर आप अगला पेज इस्तेमाल करते ही होगे। तीसरा पॉइंट है, आपको दोस्तों जब आपका आंसर हो जाए, जब आपका पूरा पेपर हो जाए, लास्ट में आपको हर एक आंसर में आपको अंडरलाइन करनी है चीज़ें। इसीलिए लास्ट में इतना टाइम तो निकाल के रखना कि आपको लास्ट में अंडरलाइन करने के लिए समय मिल सके। अब अंडरलाइन से दोस्तों काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन अंडरलाइन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको सुन लो आप। दोस्तों, होता क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जब एग्ज़ामिनर आपकी शीट को चेक करता है तो उसकी आंखें सिर्फ अंडरलाइन पे जाती है। उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ, सिर्फ इसने आंसर ही नहीं लिखा स्टूडेंट ने, इसको ये भी मालूम है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अपने नोट्स में चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और उन्हीं को आपको अंडरलाइन करके भी आना है। लेकिन अब अंडरलाइन में जो काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि वो पूरे आंसर को ही अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो उनको लगता है भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा का पूरा आंसर ही अंडरलाइन हो जाता है। इसलिए आपको रूल बना के रखना है कि एक पेज पे आपको सिर्फ 5 से 6 लाइनें ही लगानी है, यानी कि 5 से 6 अंडरलाइन ही करना है। अब इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा ये होगा कि 5 से 6 आपको पता है कि मैं 5 to 6 लाइन ही लगा सकता हूँ, तो जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा ना, कोर इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ वही लगाओगे। और जब एग्जामिनर उन अंडरलाइन वाली चीज़ों को पढ़ेगा और जब उसको दिखेगा कि यार ये तो कोर इंपॉर्टेंट है, तब उसको फिर अलग ही लेवल का मज़ा आएगा आपके आंसर को पढ़ के, और फिर अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अंडरलाइन करना है। अब आपको लास्ट में टाइम अपने निकालना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी पेपर को करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी राइटिंग तेज़ी से रखनी पड़ेगी। टाइम लास्ट में कैसे बचे
आप क्या क्या स्टेप्स स्टार्टिंग से फॉलो करो कि लास्ट में आपके पास टाइम बच जाए, इसको हम देखेंगे डे 3 एडवाइस में। तो दोस्तों हमने डे 2 में देखा कि किस तरीके से एक आंसर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और डे 3 में देखेंगे कि किस तरीके के हम स्टेप्स स्टार्टिंग से उठाएं ताकि लास्ट तक हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल सके पूरे के पूरे पेपर को एनालाइज करना और उसको अंडरलाइन करने के लिए। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं डे 2 ऑफ 30 डेज चैलेंज में टॉप इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस ऑफ डेंटल एनाटमी। इसमें है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिलरी मोलर। ये दोस्तों कौन से चैप्टर में और कौन सा क्वेश्चन है यही मैंने इसके आगे लिख दिया है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मैंडिबुलर मोलर। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन ऑक्लूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्लूजन। फोर्थ क्वेश्चन, occlusal aspect of mandibular first molar. Fifth, functions of teeth. Sixth, overjet and overbite. And seventh है eruption and shedding। तो दोस्तों इस सारे क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। अब वहाँ पे इनको अच्छे से पढ़ो, पहले मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लो तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब जाके इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, और ये करने के बाद ये आंसर सारे के सारे आपको याद रहें, उसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिव स्टडी भी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपके लिए क्या बना दिए, MCQ। हर एक क्वेश्चन के लिए 10 MCQ है, और 10 MCQs के बाद उसके आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो दोस्तों ये हो गया। अब जो मैंने दोस्तों कल एक चैलेंज बनाया था डे 1, उस पर काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि हमको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है वेबसाइट में। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो पासवर्ड है उसको ठीक से ना लगा रहे हो। जैसे कि दोस्तों ये मान लो एक पासवर्ड है, आपको इस तरह का पासवर्ड रखना है कि आपके पासवर्ड में 1 या 2 लेटर कैपिटल होने चाहिए, 1 या 2 लेटर स्मॉल होने चाहिए, 1 या 2 लेटर ये जो इस तरह के निशान होते हैं ना, ये स्मॉल केस अपर केस जो भी बोलते हैं इनको, इस तरह के होने चाहिए, और 1 या 2 लेटर आपके उसमें नंबर होने चाहिए, और टोटल कितने का होना चाहिए, 8 शब्द का तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करोगे दोस्तों तो आपको लॉगिन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी आए तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का लिंक है, अब वहाँ पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इस पूरे चैलेंज को परचेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले चैलेंज में डे 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।